नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज को सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और कई सारे एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ पर उसी तरह के सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, न्यायपालिका विच इज कॉल्ड जुडिशरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका सही आंसर जो होगा वो न्यायपालिका होगा, जुडिशरी होगा, जो क्या करता है? कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन करने का काम करता है, कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात कहाँ पर क्या लिखी गई है, उसका क्या मतलब निकलेगा, ये काम कौन करेगा? कहेंगे सर जुडिशरी करेगी। और जुडिशरी में भी कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो क्या करती है? कहेंगे सर इसका काम होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? कहेंगे सर ये काम करता है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर बात करें तो कौन सा आर्टिकल इसमें है? कहेंगे सर 124। कौन सा? कहेंगे सर 124, जिसको आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। और अगर हाई कोर्ट का पूछा जाए, हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत है, तब क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 214। कौन सा? कहेंगे सर 214। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रिटेशन को लेकर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम लोग कहेंगे सर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रिटेशन का काम करता है, तो आपको याद रखने हैं कुछ कुछ आर्टिकल्स जहाँ पर से बात क्लियर होती है। जैसे आपको आर्टिकल 141 याद रखनी। कितना? कहेंगे सर 141 है ना। इस आर्टिकल में क्या है भाई? कहेंगे सर इसमें ये है कि जो लॉ डिक्लेयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? कहेंगे सर ये बाइंडिंग होते हैं टू ऑल कोर्ट्स, है ना, बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यहां पर जिस तरह के जजमेंट दिए जाते हैं उसको आप कहीं अपील नहीं कर सकते, बात आ रही समझ में। और जितने भी कोर्ट्स हैं अगर उसमें सेम टाइप का केस जाता है तो क्या करेंगे? कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही फैसला देंगे। तो ये बताता है कि ये फाइनल इंटरप्रिटेशन का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा आपको याद रखनी है एक आर्टिकल विच इज 132। कितना? कहेंगे सर 132। इसमें क्या है भाई? कहेंगे सर इसमें अपीलीय अधिकार है। क्या है? अपीलीय अधिकार। अब कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इससे ये हो जाता है कि भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं अगर आपको उन सारे जजमेंट्स से कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? कहेंगे सर आप अपील कर सकते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का निर्णय देगा उसके हिसाब से क्या होगा? कहेंगे सर उसके हिसाब से जो अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स होंगे, तो ये बात होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है यहाँ पर फिर से बात सिद्ध हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? कहेंगे सर फाइनल इंटरप्रिटेशन का काम करता है। इसके अलावा कहेंगे सर एक आर्टिकल और याद रखनी है आपको। कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 147। इसमें क्या है? कहेंगे सर 147 में कहेंगे सर इसमें आपको मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें क्या है? डायरेक्ट ही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये क्या है? कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि आप इंटरप्रेट करो चीज़ों को। आर्टिकल कितना में? कहेंगे सर 147 में। तो इतना सा आपको याद रखना। इसके अलावा 2-3 और आर्टिकल्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। जैसे कहेंगे सर एक आर्टिकल 13 के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल कितना? कहेंगे सर 32, जो क्या करता है? कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन का ही काम करता है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इन सारे जगहों पर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर अगला सवाल ये है। सवाल ये है कि भारत के उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है जजेस को? ये आपसे पूछा गया है पेपर पर।
ठीक है। और ये पेपर आया हुआ, आप देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2020 में ही ये CHSL के पेपर पर आया हुआ था। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट कहेंगे। ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को, या फिर मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं। तो कौन अपॉइंट करते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट करते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर अगर आपसे पूछी जाती तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, कहेंगे 124, और 124 में भी 1 फर्स्ट, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, कहेंगे सर एक आर्टिकल है कितना, कहेंगे सर 124 का 2। अब कहेंगे सर इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें अपॉइंटमेंट को लेकर बात है, अपॉइंटमेंट को लेकर बात है। किसके, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, जज को लेकर बात है यहाँ पर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, कहेंगे सर इसके अलावा आपको आर्टिकल कितना मिलेगा, कहेंगे सर 124 का 3rd। इसमें क्या है, कहेंगे सर क्वालिफिकेशन को लेकर बात है ना, क्वालिफिकेशन, तो उस चीज़ को लेकर बात है यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर याद रखिएगा कि कौन जज बनेगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कहाँ पर लिखा हुआ, कहेंगे सर आर्टिकल 124 का 3rd में। इसके अलावा क्या है, कहेंगे सर एक आर्टिकल आपको याद रखनी है 124 का 4, जिसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें आपको रिमूवल के बारे में बात है। किसके बारे में, रिमूवल के बारे में, किसके, कहेंगे सर जज के। तो इस चीज़ को याद रखना है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। अच्छा, अगर हम लोग जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कौन करता है, कहेंगे सर ये करता है बेसिकली कॉलेजियम नाम की संस्था। कौन करेगी, कहेंगे कॉलेजियम। कॉलेजियम कब बनी, कहेंगे सर ये आती है 1993 में, 1993 में आती है, ठीक है। क्या ये संवैधानिक संस्था है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। किसने बनाया, कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उन्हीं लोगों की एक संस्था है, जिसमें क्या होता है, कहेंगे सर एक CJI होते हैं, ठीक है, 1 CJI, और प्लस में कहेंगे सर 4 अदर जजेज। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कॉलेजियम जो संस्था कब बनी थी और कितने लोग, कितने मेंबर इसमें होते हैं। तो टोटल 5 मेंबर होते हैं इसमें, एक CJI प्लस में 4 अदर जजेज। कब बनी थी, 1993 में बनी थी। तो इतनी बात आपसे पूछी जा सकती है पेपर पर। अच्छा, प्रेसिडेंट के बारे में कहेंगे सर यहाँ पर बात निकली है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं कौन, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में चर्चा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कहेंगे सर 52 to 62। कहाँ से कहाँ तक, 52 to 62, ठीक है। अगर आप 52 को देखोगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर इसमें प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा मिलेगी आपको कि देयर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर जैसे 53 को देखोगे तो एग्जीक्यूटिव पावर्स की चर्चा है। 53 में क्या है, कहेंगे सर एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। जैसे आप 60 में देखोगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर ओथ के बारे में चर्चा है। कौन दिलाएंगे, कहेंगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। जैसे आर्टिकल 61 में देखोगे तो किसके बारे में चर्चा है, कहेंगे सर इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बता दी। आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, कॉपी पर बार बार लिखेंगे तो चीज़ें याद होने लगेगी। मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा एक ही क्वेश्चन में कि आप याद करोगे, लिंक करोगे तो चीज़ें आपको मतलब दिमाग में फिट होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़िए कि आपको फिर से पेपर मतलब देने के लिए फिर से पढ़ना ना पड़े कम से कम। तो इस चीज़ को मतलब करिए कम से कम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सवाल है, किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, कौन से कोर्ट्स के डिसीजंस, ये आपसे पूछा गया कि विच कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। मैंने अभी आपको बताया पिछला क्वेश्चन में, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं, आर्टिकल 141 के तहत क्या होता है, कहेंगे सर 141 के तहत ये बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स होता है। क्या होता है, कहेंगे इस आर्टिकल के तहत बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स होता है, यानी कि जो जजमेंट्स होते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना, या लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, अब जो भी बोलना चाहें कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ होंगे, कहेंगे सर बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स होंगे, बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स।
तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। ठीक है। बाकी अपीलीय अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कौन से आर्टिकल में आपको मिलेगी, कहेंगे अपीलीय अधिकार। ये किस आर्टिकल में आपको मिलेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने पिछला सवाल में बताया था इसके बारे में। कितना में, कहेंगे सर 132 में। कितना में, कहेंगे 132 में मिलेगा। इसके अलावा कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पर मिलेगा, कहेंगे सर ये मिलेगा आर्टिकल 147 में। कितना में, 147 में। तो सारी चीज़ों को लिंक करके याद करते चलिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है। सवाल है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट मोशन जो है किसके खिलाफ लाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं जस्टिस महाजन, ऑप्शन बी जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन सी जस्टिस सुब्बाराव या फिर ऑप्शन डी जस्टिस वीरास्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी होगा रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ क्या हुआ था, कहेंगे सर इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था पहली बार स्वतंत्र भारत में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कब लाया गया था, अगर ये भी आपको याद रखनी है तो कब लाया गया था, कहेंगे सर 1993 में लाया गया था। कब, कहेंगे सर 1993 में लाया गया था लोकसभा में, है ना, लोकसभा में लाया गया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखनी है कि 1990 में ये क्या थे, कहेंगे सर 1990 में ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हुआ करते थे। और शायद वहीं पर सरकार के साथ में कुछ खट्टर पट्टर हुई जिसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे जब ये कहते हैं कि सर जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने तब इनके खिलाफ क्या हुआ था, कहेंगे सर यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन जो है वो लाया गया था। तो इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के द्वारा किया जाता है। बीच में ब्लैंक है। द कॉलेजियम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय ब्लैंक, उसके बाद में ऑफ इंडिया। तो कौन जो हैं सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है जजेज का, तो क्या होती है, कहेंगे सर कॉलेजियम के द्वारा होता है। तो कौन उसको क्या करते हैं, कहेंगे सर उसका नेतृत्व करते हैं, ये आपसे पूछा गया। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो चीफ जस्टिस हैं, जो आपको मैंने बताया कि कॉलेजियम में क्या होता है, कहेंगे कॉलेजियम, है ना। इसमें क्या होता है, कहेंगे सर इसमें बेसिकली ये 5 मेंबर की संस्था होती है जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI होते हैं, और प्लस में कहेंगे सर 4 अदर जजेज होते हैं, 4 अदर जजेज होते हैं, है ना। और यहीं से क्या होता है, कहेंगे सर यहीं से हम लोग कहते हैं कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में बातें तय होती है। कॉलेजियम सिस्टम से ही बातें तय होती हैं। क्या संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में, कहेंगे सर नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखनी है। कब बना था ये, कहेंगे सर ये 1993 में बना। कब बना, कहेंगे सर 1993 में बना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। और कॉलेजियम ही तय करती कि किसका नाम जो है वो जज बनने के लिए दिया जाएगा। तो यहीं से क्या होती है, कहेंगे फैसला होता है बेसिकली। और जो नाम है वो मंत्री परिषद को यहीं से भेजे जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहीं पर भेजे जाते हैं, मंत्री परिषद, है ना। तो उसको यहीं से भेजे जाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ से अपॉइंटमेंट को लेकर बातें होती हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति जो हो क्या करते हैं, कहेंगे सर उनको अपॉइंट करते हैं जज सुप्रीम कोर्ट के। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, मंत्री परिषद को भेजी जाती है। फिर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को भेजते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, कहेंगे सर उनका अपॉइंटमेंट होता है ना। तो इतना सा प्रोसीजर है जिसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे सर अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनके रिमूवल को लेकर
एज आपसे पूछी गई कि बताइए अगर वो रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं, रिमूव नहीं बोल सकते, तो किस एज में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटायर होते हैं, ये आपसे पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा क्या 60 वर्ष होगा, 62 ईयर्स होगा, 64 या 65? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 65 ईयर्स। कितना? कहेंगे सर 65 ईयर्स जो है वहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट को लेकर उम्र पूछी जाती है तो याद रखना कि नॉर्मली उनको क्या होता है, कहेंगे अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं चले तब क्या होता है, कहेंगे सर उनको 62 ईयर्स की उम्र में मतलब वो रिटायर करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना, कि अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 साल की उम्र, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तब कहेंगे सर 65 साल की उम्र। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको लेकर आर्टिकल कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 124 का 4, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर रिमूवल को लेकर बात करी गई है। यहाँ पर क्या है, कहेंगे रिमूवल को लेकर बात करी गई है। रिमूवल का मतलब क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इम्पीचमेंट। क्या बात कर रहे हैं? इम्पीचमेंट। याद रखना संविधान में इम्पीचमेंट शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? कहेंगे प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस का यूज होता है। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस मतलब चलेगा, लेकिन इम्पीचमेंट शब्द यूज नहीं हुआ इनके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। और क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात करें तो अगर इम्पीच किया जाएगा तो उसका ग्राउंड क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस बेसिस पर उनको हटाया जा सकता है ना, ग्राउंड क्या है उनको हटाने का। तो ग्राउंड के बारे में बात करें तो 2 ही ग्राउंड ऐसे। पहला एक तो हम लोग बात करते हैं कि क्या है, कहेंगे सर प्रूवन मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर जिसको कहते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, और दूसरा कहेंगे सर दूसरा इनकैपेसिटी है, इनकैपेसिटी यानी काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, हो सकता है बीमार हो या किसी और प्रॉब्लम के चलते क्या हो, कहेंगे सर इनकैपेसिटी हो उनमें, जज में क्या है, कहेंगे इनकैपेसिटी है, तो उसके वजह से उनको हटाया जा सकता है। बाकी कोई और कारण से उनको नहीं हटा सकते, तो मतलब इम्पीचमेंट नहीं ला सकते। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हटाने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर स्पेशल मेजोरिटी वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर चीज़ें मतलब हटाई जाती हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। क्या है, कहेंगे सर उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस नहीं पूछा गया, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं हुई है, जितने हुए सारे के सारे पुरुष हैं। तो इसीलिए CJI कोई भी महिला नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कहेंगे सर एक चीफ जस्टिस होते हैं, 1 CJI होते हैं। ठीक है, और प्लस में कहेंगे सर 33 अदर जजेज होते हैं। क्या कहेंगे, अदर जजेज होते हैं। तो चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई महिला बनी नहीं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 33 जजेज में, क्या इनमें कोई महिला हुई है, ये आपसे पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें महिला हुई है, और यहीं पर से आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए पहली जो महिला बनी थी न्यायाधीश वो कौन बनी थी, जो 33 की बात कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, चीफ जस्टिस तो कोई बनी ही नहीं। आपका ऑप्शन है सुजाता मनोहर, ऑप्शन बी रूमा पाल, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, सुश्री MS फातिमा बीबी। MS फातिमा बीबी ये क्या बनी थी, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। और कब बनी थी ये आप याद रखिएगा कि ये 1989 में बनी थी। कब, कहेंगे सर 1989 में। और कब तक रही थी, कहेंगे सर 92 तक रही थी, है ना। तो यहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है कि कौन बनी थी, तो ये बनी थी। क्या अभी तक कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के CJI बनी है महिला में, कहेंगे बिल्कुल नहीं बनी है। ये पहली महिला थी जो बनी थी, और केवल जज थी। तो इस बात को आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कहेंगे सर जजों की संख्या जो है, मतलब अभी आप देखोगे तो 33 एक 34 आपको मिलेंगे। तो क्या ये फिक्स्ड नंबर है ना, फिक्स्ड नंबर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ जजेस, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मली कितने आपको मिलेंगे आज के डेट में, तो कहेंगे सर जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको मिलेंगे
वो जो अभी मैंने आपको बताया कि सर मतलब एक CGI मिलेंगे आपको, और प्लस में कहेंगे सर 33 अदर मिलेंगे, है ना। तो इस डेटा को आपको याद रखना है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट्स है जहाँ पर से पेपर पर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि महिला जजेस को लेकर बात हो रही है, तो कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है हम लोगों से। तो हाई कोर्ट को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो सिनेरियो था मैंने आपको बता दिया। तो हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाई कोर्ट में वीमेन जज, ये हम लोग बात कर रहे हैं ना, पहली महिला न्यायाधीश को लेकर बात कर रहे हैं। ये कौन बनी थी, कहेंगे सर ये बनी थी अन्ना चांडी। कौन बनी थी, कहेंगे अन्ना चांडी, ठीक है। और ये कहाँ की, तो कहेंगे सर ये केरला की बनी थी। कहाँ की, कहेंगे केरल, ठीक है। तो इतना सा बात आपको याद रखना है। इसके अलावा कहेंगे सर अगर हम लोग बात करें कि हाई कोर्ट में पहली चीफ जस्टिस कौन बनी थी, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को लेकर बात कर रहा है ना, सॉरी, चीफ जस्टिस को लेकर बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन बनी थी, कहेंगे लीला सेठ। कौन, लीला सेठ, इस नाम को याद रखना, ठीक है। जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, कब बनी थी, कहेंगे सर 1991 में, है ना, 1991 में बनी थी, ठीक है। कहाँ की बनी थी, ये भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, है ना, हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये क्या बनी थी, कहेंगे पहली चीफ जस्टिस महिला में बनी थी। कब बनी थी, कहेंगे सर 1991 में बनी थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित मतलब नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है ना। कौन सी क्राइटेरिया जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं चाहिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। तो ये आपसे पूछा गया, आपका ऑप्शन है भारत का नागरिक होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए बॉस, ठीक है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो एज लिमिट नहीं है, क्या है, कहेंगे सर एज लिमिट आपको नहीं मिलेगा। एज लिमिट या मिनिमम एज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही वाली बात गलत है, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। शुड बी जूरिस्ट ऑफ रिप्यूट, है ना, कि उसको एक प्रतिष्ठित जूरिस्ट होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप जज बन रहे हैं तो कानून का जानकार, मतलब कानून के जानकार तो होना ही चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कौन नहीं चाहिए, कौन अर्हता जो है अनिवार्य नहीं है, अगर उसकी बात करें तो क्या है, कहेंगे सर एज के बारे में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, है ना। ये आपसे पूछा गया है कि सैलरी और एलोवेंसेस जो होते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, वो किस पर चार्ज होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक पर, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी भारत की आकस्मिकता निधि, यानी जिसको हम लोग कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसके बाद कहेंगे भारत की संचित निधि जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कहेंगे बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की संचित निधि। यहीं पर से क्या होते हैं, कहेंगे सर यहीं पर से जजेस को सैलरी वगैरह या एलोवेंसेस वगैरह दिए जाते हैं। तो इतना सा बात आपको याद रखना है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर संचित निधि की, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये क्या है, कहेंगे सर ये भारत सरकार का मेन अकाउंट है। क्या है, कहेंगे ये मेन अकाउंट है ना, मेन अकाउंट है, ठीक है। अब मेन अकाउंट है तो होता क्या क्या है इसमें से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहेंगे सर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको सैलरी यहीं से जाएगी। क्या होगी,
कहेंगे सर उनको सैलरी यहीं से जाएगी, सैलरीज, ठीक है, उनको सैलरीज यहीं से जाएगी। तो इस बात को आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, ठीक है, सैलरीज यहीं से जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर, इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं कि जो डिफेंस का जो एक्सपेंस की बात करते हैं हम लोग, है ना, डिफेंस खर्च की जो बात करते हैं, डिफेंस एक्सपेंस, उसका खर्च यहीं पर होता है, मतलब यहीं से जाती है। इसके अलावा कहेंगे सर जो वेलफेयर स्कीम होता है, क्या बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स, तो उसका खर्च भी यहीं से हम लोग कहेंगे सर दिया जाता है। और चूंकि ये मेन अकाउंट है तो क्या इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। किस आर्टिकल में, ये आपसे पूछी जा सकती, तो आर्टिकल याद रखना कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 266, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटीजेंसी फंड, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, कहेंगे सर भारत की संचित निधि है, मेन अकाउंट है, तो यहाँ पर से जो भी खर्च किए जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर यहाँ से जो भी पैसे खर्च करे जाएंगे उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं, अप्रूवल किसका, कहेंगे पार्लियामेंट का। वो क्या होता है, कहेंगे सर जरूरी होता है, तो इतना सा आपको याद रखना है। एक दूसरा अकाउंट होता है भारत सरकार का, विच इज कॉल्ड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आप यहाँ ऑप्शन बी पर देख रहे हो, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर भारत की कंटीजेंसी फंड, है ना। तो यहाँ पर से सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, कहेंगे सर ये आकस्मिक होता है। आकस्मिक कहने का मतलब बहुत, जब इमरजेंसी का टाइम हो ना, पैसा बहुत ज़रूरी हो निकालना, तो यहीं से पैसे निकाले जाएंगे। बात क्लियर है। तो ये क्या होता है, कहेंगे सर इमरजेंसी फंड होता है भारत सरकार का, जैसे हमारे घरों में होता है इमरजेंसी फंड, ठीक है। जैसे हमारे घरों में होता है कि सर कि डेली जो एक्सपेंस करना हम लोगों को, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे कुछ पैसे रखते हैं, और कुछ पैसे क्या करते हैं, कहेंगे सर जब हमारे यहाँ पर इमरजेंसी आएगी तब हम लोग कुछ पैसे खर्च करने के लिए रख देते हैं कि उसको छुएंगे नहीं, जब कोई दिक्कत आएगी हमारे घर में तब क्या करेंगे, कहेंगे सर उस पैसे को यूज करा जाएगा। तो भारत सरकार भी वैसे ही करती है, जो डेली बेसिस पर हमारे एक्सपेंस होते हैं, जो डेली बेसिस पर हमारे खर्च होते हैं, तो मेन अकाउंट जो होता है हमारा, जिसको विच इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वहाँ से खर्च होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि सर गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है उनको सैलरी देना है, डिफेंस एक्सपेंस करना है, वेलफेयर स्कीम करनी है ना, तो ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, कहेंगे सर ये आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मिलेंगे। जबकि कंटीजेंसी फंड वो फंड होता है जो क्या होता है, कहेंगे सर बहुत इमरजेंसी होती है भारत सरकार को, तब पैसा निकाली जाती है इमरजेंसी मतलब फंड से, या जिसको हम लोग कहते हैं कंटीजेंसी फंड से। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर नेक्स्ट सवाल ये है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन, मतलब निम्नलिखित में से भारत सरकार के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, ऑप्शन बी गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन सी एम हिदायतुल्ला, या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। आपसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस कौन थे जिनको बाद में क्या मिला, कहेंगे सर एज ए प्रेसिडेंट काम करने का मौका मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एम हिदायतुल्ला, है ना। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे वो क्या थे, कहेंगे सर ये बेसिकली CJI ऑफ इंडिया थे, लेकिन इनको क्या मिला था, कहेंगे सर काम करने का मौका मिला था प्रेसिडेंट के तौर पर। तो इतना सा बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो क्या है, कहेंगे सर इस कहानी को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, जहाँ पर से पेपर पर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो उस समय यानी हम लोग बात कर रहे हैं कब की, कहेंगे सर हम लोग बात कर रहे हैं 1969 की, 1969 की। तो इस समय क्या हुआ था, कहेंगे सर जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कौन, कहेंगे हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो कहेंगे सर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। कौन, कहेंगे जाकिर हुसैन। ठीक है, और इनकी क्या हुई थी, कहेंगे सर इनकी ये हुई थी कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, है ना, ये रहे नहीं। और उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, क्या कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
तो ये जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, कहेंगे वीवी गिरी। कौन, कहेंगे वीवी गिरी। और इन्होंने क्या किया हुआ था, कहेंगे सर इन्होंने रिजाइन किया हुआ था। इन्होंने क्या किया हुआ था, कहेंगे इन्होंने रिजाइन किया हुआ था। तो हमारे यहाँ पर ना तो प्रेसिडेंट थे उस समय, यानी 1969 की बात कर रहे हैं, और ना तो कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जिसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे सर दोनों पोस्ट खाली हो गया। अब जब इस तरह का सिनेरियो पैदा होता है जहाँ पर कहेंगे सर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो, तो उस केस में क्या होगा, कहेंगे सर उस केस में जो CJI होते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर जो CJI होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट काम करने लगते हैं। प्रेसिडेंट काम करते हैं, जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। और उस समय कौन थे, कहेंगे सर M हिदायतुल्लाह हुआ करते थे हमारे CJI। तो जिसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया था 1969 में। लगभग 1 महीने के आसपास में इनका कार्यकाल था। जैसे आप अगर एग्जैक्ट डेट लेकर चलोगे तो 20 जुलाई है ना से लेकर 24 अगस्त तक इन्होंने काम किया था इस पद पर, है ना। तो इतना सा बात आपको याद रखना है, जहां पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।